आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे साइंस से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आइए हम जानते हैं, जो सुपर टेस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन क्या है? शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमने मांस खाया, तो मांस से क्या होता है? मांस प्रोटीन सीधे मांस के रूप में नहीं जाती। मांस में प्रोटीन मिलता है जो हमारे शरीर में जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन को जो हमारे शरीर में जाता है तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे NH3 होता है, और NH3 यानी कि अमोनिया होता है। अमोनिया जो है यूरिया, ये अमोनिया क्या होता है? प्लस CO2 मिलके यूरिया बनाते हैं। तो जो जीव यूरिया उत्सर्जित पदार्थ होता है, मतलब जिस जीव का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, उसे यूरियोटिलिक कहते हैं। जो जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं उसे यूरियोटिलिक कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसका उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया होता है, अमोनोटिलिक कहते हैं। जैसे मछली वर्ग, अन्य जलीय जीव, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, तो ये क्या होता है? ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, तो इसे अमोनोटिलिक कहते हैं। तो इसमें होता है जल की मात्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे जो जीव अमोनिया उत्सर्जित कर कम जल वाले होते हैं, जैसे मनुष्य, स्तनधारी जंतु, उभयचर, ये मेढक, ये सब होते हैं। और जिसके पास जल की बहुत कमी होती है, उसका उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। जिसके पास जल की बहुत कमी होती है, उसका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। इसको 60 तरीके में लिखा गया है। तो उत्सर्जन के प्रकार 3 होते हैं: अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक। अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक। अमोनोटिलिक का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। यूरियोटिलिक का यूरिया होता है, और यूरिकोटिलिक का यूरिक अम्ल होता है। इसमें हम बताए थे पहले भी कि जिसका अमोनिया मतलब उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसमें जल की मात्रा 500 ml से 1 ग्राम होती है। 500 ml यानी 1 ग्राम होता है, और 50 ml प्रति ग्राम यूरिया उत्सर्जित करने वाले। मतलब ये ज़्यादा है तो इसका उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होगा, ये कम है और ये बहुत कम है तो इसका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। उदाहरण में मछली वर्ग, अन्य जलीय जंतु, जलीय सरीसृप ये आ जाते हैं अमोनिया उत्सर्जित करने वाले, और मनुष्य, अन्य स्तनधारी, उभयचर ये सब आ जाते हैं। और इसमें पक्षी वर्ग, कीट, काकरोच, मच्छर, टिड्डा ये सभी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। देखो नोट में है, जिस जंतु के पास जैसे जल की मात्रा वैसे ही उसका उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जल की मात्रा होगी वैसे उसका उत्सर्जित पदार्थ होगा। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है, यानी कि किडनी। और वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थ मतलब उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब उत्सर्जी अंग हैं। लीवर, फेफड़ा, बढ़िया, त्वचा भी शरीर की अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, अतः इन्हें सहायक उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये भी उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं, मेन नहीं है, सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। किडनी के कार्य। किडनी के क्या क्या कार्य हैं? किडनी का कार्य है परानिस्यंदन, यानी रक्त को छानना। किडनी का कार्य, पहला कार्य है किडनी का रक्त को छानना, और दूसरा कार्य है जल का पुनरावशोषण करना, यानी कि दोबारा से अवशोषण करना।
पहली बार अवशोषण किसने? बड़ी आंत तथा छोटी आंत ने पहली बार अवशोषण किया और दूसरी बार कौन करता है? किडनी जल का अवशोषण करती है। उसके बाद जो हमारे शरीर के विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और जल का अवशोषण करने के बाद। यहाँ देख सकते हैं ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। जो होती है लेफ्ट किडनी वो थोड़ा सा ऊपर होती है और इसमें जो बीच बीच में है इसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है और ये क्या है? मूत्रवाहिनी है और इसमें ये जो है यूरिनी ब्लैडर और यूरेथ्रा है। आगे देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या कार्य करता है? नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 इसमें होती है, 10 उसमें होता है। पहले किडनी में 10 लाख और दूसरी किडनी में 10 लाख यानी कि 20 लाख होती है। नेफ्रॉन 2 भागों में बटा होता है, वृक्क कणिकाएं और नलिकाएं। वृक्क कणिकाएं में 2 होते हैं और नलिकाएं में 3। समीपस्थ कुंडली नलिका, हेलेका लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका ये सभी होते हैं। और वृक्क कणिकाएं ये क्या होती हैं? ये ब्लड को छानने का काम करती हैं और ये सब नलिकाएं जल का अवशोषण। आगे देखते हैं डाइवर्ट्स इंसिपिडियस एडीएच एंटी डायरेक्टिक हार्मोन स्रावण पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। एडीएच क्या होता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। यहाँ इस हार्मोन की कमी हो जाने पर जल का पुनरावशोषण नहीं हो पाता है। जल की अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है जिससे मूत्र पतला हो जाता है तथा मूत्र त्याग बढ़ जाता है। क्या किस हार्मोन की कमी से? एडीएच हार्मोन की कमी से। ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। आगे देखते हैं उत्सर्जन की क्रियाविधि। उत्सर्जन की क्रियाविधि 2 भागों में होते हैं, एक रासायनिक भाग, एक यांत्रिक भाग। रासायनिक भाग है यह भाग यकृत में पूर्ण होता है और यांत्रिक भाग यह भाग किडनी में पूर्ण होता है। यकृत में ये पूर्ण होता है, ये किडनी में पूर्ण होता है। इस भाग के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और इस यांत्रिक भाग इस भाग के द्वारा मूत्र का निर्माण करता है। यह 2 चरणों में होता है, अमीनोहरण और यूरिया साइकिल। और ये भी 2 चरणों में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, किस कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। मूत्र गंधहीन होता है परंतु कुछ समय पश्चात इसमें उपस्थित यूरिया को जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे इसमें तीक्ष्ण गंध आ जाती है। तो क्या होता है? मूत्र गंधहीन होता है। लेकिन किस कारण इसमें गंध उत्पन्न हो जाता है? तो यूरिया को जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो यूरिया निकलता है उसको जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे इसमें गंध आने लगती है। आगे देखते हैं किडनी फंक्शन इन ब्लड फॉर्मेशन। यदि वायु में O2 की मात्रा कम हो जाए तो वह किडनी को प्रेरित करता है और वह एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाता है। इसमें समय 3 से 6 मंथ लगता है। यह हार्मोन रेड बोन मैरो को प्रेरित करेगा आरबीसी का निर्माण करने में जिससे आरबीसी की संख्या 5 मिलियन से बढ़कर 8 हो जाती है। पहाड़ी एरिया में सर्वाधिक होता है। तो क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाता है। जब O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो किडनी को ये प्रेरित करता है और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाता है। इसमें ये तुरंत नहीं बनाता है, इसमें कितना समय लगता है? 3 से 6 मंथ लगता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाने में। और ये क्या होता है? यह हार्मोन रेड बोन मैरो को प्रेरित करता है जो ये हार्मोन उत्पन्न होता है और उसके बाद आरबीसी का निर्माण करने लगता है तो जिससे आरबीसी की संख्या 5 मिलियन से बढ़कर 8 मिलियन हो जाती है। और यह जो होता है पहाड़ी एरियो में होता है। ये होता है पहाड़ी एरियो में
होता है। देख लीजिए इसको। विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जी अंग। विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जी अंग तो यह है पाइलम। पाइलम में क्या होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा आ जाता है। इसका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? NH3। उत्सर्जी अंत संकुचनशील रिक्तिका। और पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी स्पंज में NH3 होता है। जनरल बॉडी सरफेस है इसका उत्सर्जी अंग। और सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आ जाता है। इसका भी उत्सर्जित पदार्थ NH3 होता है। जनरल बॉडी सरफेस इसका भी है। और फाइलम का प्लेप्टी हेल्मिथीस यानी टेपवर्म फीता कृमि होता है, जो इसका उत्सर्जित पदार्थ NH3 होता है और ज्वाला शिखा की कोशिकाएं होती हैं। तो ये हुआ आज उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। इसका आप रिवीजन करिएगा और जो भी